हाँ जी, तो हमने स्टार्ट किया था मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें हमने दो तरह की ड्रग्स पढ़ी है, एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और इसमें एआरबी, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। देखिए, अभी जो एनालिस पेपर 1 के एग्जाम चल रहे हैं, सबको पता है कि नहीं? आज भी एग्जाम है, कल भी है, परसों भी है। ठीक है, और एक एग्जाम सैटरडे को हुआ है। सैटरडे वाले दिन जो पेपर है ना, वो एक लड़के ने ग्रुप में शेयर किया था। उसमें कुछ 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे, मैंने वो 50 नंबर आप लोगों को बता दिया था। वो थे जो परसों के क्लास से आए थे, और उनमें से 80-90% सारे वो क्वेश्चन है जो जिन लोगों ने सेशन स्टार्ट से स्टार्ट किया है, वो अगर आप लोग अपने जाकर सिलेबस देखें तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो चीज़ इधर बोर्ड पे लिखी जाती है, ये एग्जाम के दिन इंशाल्लाह आप लोग आएंगे। आप लोगों का काम क्या है? जो मैं पढ़ाता हूँ जाकर उस पर मेहनत करना है, घर में उसको बार बार देखना है, मेहनत करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं करते। परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बाद में रिवीजन नहीं करते। और जो बंदा इधर पढ़े और जाकर रिवाइज करे, आप यकीन करें इंशाल्लाह आप कभी फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और मैं देखता हूँ, तो मेरे ख्याल से सारी वो चीज़ें जो हम इधर पढ़ते हैं, तो पूछ करे हर एक चीज़ लेके और बार बार रिवाइज किया करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, दैट इज बीटा ब्लॉकर। ठीक है, अब देखिए, बुक वालों ने बीटा ब्लॉकर सीवीएस में एक्सप्लेन तो नहीं किए हैं, लेकिन ये हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में फिर भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें इसके बारे में याद रखें, जो मेन मेन पॉइंट्स है। यहाँ पे लिखे MOA स्टैंड फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका लिखे कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, these agents these agents inhibit beta 1 receptor in heart and kidney। तो ये भी आप लोगों का एमसीक्यू क्लियर हो गया कि बीटा 1 रिसेप्टर दो जगहों पे मौजूद होता है, हार्ट में और किडनी में, विच लीड टू नंबर 1। अगर हार्ट में हम किस रिसेप्टर को इनहिबिट करें? बीटा 1, इट कैन लीड टू डिक्रीज हार्ट रेट। तो उससे हार्ट रेट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। अगर हम हार्ट रेट को कम करें तो उससे कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, बीपी भी डिक्रीज हो जाएगी। So if someone asks you how beta blocker decrease heart rate, one point is it inhibits beta 1 receptor in the heart which lead to decrease heart rate। क्लियर है? फिर सेम बीटा ब्लॉकर अगर बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे इनहिबिट करे? किडनी, इट विल डिक्रीज रिलीज ऑफ रेनिन। ये किस चीज की रिलीज को कम करेंगे? रेनिन। और उस दिन हमने डिस्कस किया था, रेनिन इज रिलीज बाय किडनी which convert एंजियोटेंसिनोजन into एंजियोटेंसिन 1, और जो 1 है वो किस में कन्वर्ट होगा? 2 में। जिसका एंड प्रोडक्ट एल्डोस्टेरोन होता है, और वो रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करेगा, जिससे बीपी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो आप लोगों को परसों के क्लास में एक पॉइंट आना चाहिए कि जहाँ पे भी रेनिन आएगा तो उसने बीपी क्या करनी है? इंक्रीज। तो हमने तो अब हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट पढ़नी है, बीपी को हमने क्या करना है? कम। तो उसका एक तरीका यह है कि हम किस चीज की रिलीज को कम करें? रेनिन की रिलीज को। तो दो बात याद रखिए, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में मौजूद होता है और किडनी। अगर बीटा ब्लॉकर ड्रग बीटा 1 को हार्ट में इनहिबिट करे तो उससे हार्ट रेट क्या होगा? कम, बीपी कम। और अगर सेम ड्रग बीटा 1 को कहाँ पे ब्लॉक करे? किडनी, इट कैन कॉज डिक्रीज द रिलीज ऑफ रेनिन। ठीक है, एक पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, दीज एजेंट्स, सेम बीटा ब्लॉकर, these agents inhibit बीटा 2 रिसेप्टर। ये किसको भी इनहिबिट करता है? बीटा 2 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड ब्रोंकस। किसमें? ब्रोंकस। ये भी एमसीक्यूज है कि बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं? मेनली इन द ब्लड वेसल एंड ब्रोंकस, इन दो जगहों पे। अगर बीटा ब्लॉकर बीटा 2 रिसेप्टर को कहाँ पे ब्लॉक करे? ब्लड वेसल, इट कैन कॉज वेसोडाइलेशन। ये क्या कराता है? वेसोडाइलेशन। और अगर हम वेसल को डायलेट करें तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बीपी भी कम हो जाती है। लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर इधर देखें, अगर हम कहाँ पे ब्लॉक करें? ब्रोंकस में, इट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ये क्या करा सकता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अब देखें,
एक्चुअली अगर एक पेशेंट है उसको आस्थमा है, आस्थमा का नाम सुना है कि नहीं, उसको ब्रोंकियल आस्थमा है, उसमें पहले से सांस लेने की दुश्वारी है। क्योंकि आस्थमा पेशेंट में सांस लेने में दुश्वारी होता है, वजह यह है कि आस्थमा पेशेंट को पहले से क्या होता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो उसमें अगर हम कौन सी ब्लॉकर देंगे, बीटा ब्लॉकर, और वो किसको ब्लॉक करे, बीटा 2 रिसेप्टर इन द ब्रोंकस, तो मजीद क्या हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो हम आस्थमा पेशेंट को बीटा 2 ब्लॉकर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि ये मजीद हालात को खराब करेगी। इसलिए बीटा 2 ब्लॉकर इज नॉट गिवन टू अ पेशेंट हु हैज आस्थमा। क्लियर है, क्योंकि बीटा 2 ब्लॉकर कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो बात याद रखें, बीटा रिसेप्टर बॉडी के अंदर दो तरह के हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। बीटा 1 कितनी जगहों पे मौजूद होता है, दो, हार्ट एंड किडनी। बीटा 2 आल्सो प्रेजेंट इन 2 एरिया, ब्लड वेसल एंड ब्रोंकस। अगर हम बीटा 1 को हार्ट पे इनहिबिट करें तो उससे हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज। अगर हम बीटा 1 को कहाँ पे इनहिबिट करें, किडनी, इट विल डिक्रीज द रिलीज ऑफ रेनिन। इन दोनों वजहों से बीपी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बट अगर हम बीटा 2 को ब्लॉक करें विसल में, इट कैन कॉज वेजो डायलेशन। लेकिन अगर हम ब्रोंकस में इनहिबिट करें, इट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। बात समझ गए क्या नहीं। अब लेके टाइप, इसकी टाइप कौन कौन सी है, बीटा ब्लॉकर इसकी दो टाइप है। देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। अब वो टाइप कौन कौन से हैं, नंबर 1 नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। इसका मतलब ये है कि, और नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ये इसके दो टाइप्स है, वन इज सेलेक्टिव, अनदर इज नॉन सेलेक्टिव। इसमें लेके these agents block both beta 1 and beta 2 receptor। प्लीज ये याद रखना है, ठीक है। और अगर इसमें हम लेके these agents block either beta 1 or beta 2 रिसेप्टर। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, हमें ये पता चल गया कि जो बीटा रिसेप्टर है वो दो तरह के हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। अगर हम एक ड्रग दे दें, वो ये ना देखे कि ये 1 है या 2 है, मतलब दोनों में सिलेक्शन ना कराए, दोनों को ब्लॉक करे, तो क्या है, नॉन सेलेक्टिव है। लेकिन ऐसा ड्रग जो सिलेक्शन कराए, चाहे मैंने या 1 को ब्लॉक करना है या 2 को, तो क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्लॉकर कहते हैं। क्लियर है। अब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड प्रोप्रानोलोल। वो क्या है, प्रोप्रानोलोल, जिसको हम एंड्राल कहते हैं। जो एंड्राल टेबलेट है इसका फार्मूला है प्रोप्रानोलोल। लेकिन जो प्रोप्रानोलोल है ये ऐसा बीटा ब्लॉकर है, ये 1 को भी ब्लॉक करता है और 2 को भी ब्लॉक करता है। तो सेलेक्टिव है कि नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। लेकिन जो सेलेक्टिव ब्लॉकर है उसके अंदर अगर आप लोगों ने लिखना है दैट इज कॉल्ड एटिनोलोल। कौन सा है, एटिनोलोल। नेक्स्ट देखिए टीमोलोल, another beta blocker, it is called timolol. The third is called esmolol। कौन सा होता है, esmolol, ठीक है। एंड मेटोप्रोलोल, ये चार याद रखना है, ठीक है। मेटोप्रोलोल, तो ये चार ऐसे बीटा ब्लॉकर हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो 1 को ब्लॉक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 को ब्लॉक करते हैं। लेकिन इनमें से कोई ऐसा ड्रग नहीं है कि 1, 2 दोनों पे काम करे। बात समझ गए क्या नहीं। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर या तो बीटा 1 को ब्लॉक करे या बीटा 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कहते हैं। एक्चुअली बीटा ब्लॉकर की जो कंसेप्ट है ये हम फर्दर डिटेल से मजीद पढ़ेंगे आगे, लेकिन सीवीएस के अंदर इसके जो एमसीक्यूज है वो लिख लें। अब यहाँ पे इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 देखे, विच बीटा ब्लॉकर, विच बीटा ब्लॉकर contra indicated in bronchial asthma। आज anyone in the class, वो कौन सी बीटा ब्लॉकर है जो आस्थमा पेशेंट में हम नहीं दे सकते। आंसर इज प्रोप्रानोलोल। वेरी गुड, क्योंकि प्रोप्रानोलोल इनहिबिट करता है बीटा 2, और अभी हमने पढ़ा था कि बीटा 2 इनहिबिट कैन कॉज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन।
जैसे ब्रोंकियल आस्थमा के अंदर ब्रोंको क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, तो ये कंडीशन को वर्सन करेगा कि नहीं। इसलिए जो एंड्रॉइड टैबलेट है अगर किसी को भी आप देते हैं, पहले ये बताएं कि उसको सांस लेने का कोई मसला तो नहीं है। अगर सांस लेने वाले मसले में आप हार्ट रेट को कम करने के लिए कौन सा ड्रग देंगे, प्रोप्रानोलोल, तो उसका हार्ट रेट तो कम होगा लेकिन उसकी सांस का जो मसला है वो मजीद बढ़ जाएगा। इसलिए ब्रोंकियल आस्थमा पेशेंट में हम कौन सा ड्रग नहीं दे सकते, प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट देखिए, विच बीटा ब्लॉकर is given which beta blocker is given in OT. OT mean operation theater to decrease blood pressure transiently, to decrease BP, that is called, वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है। कुछ लोग होते हैं इसकी ऑपरेशन होती है, सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ लोगों में एकदम बीपी क्या हो जाती है, शूट हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो कौन सा बीटा ब्लॉकर है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लगाए तो बहुत कम टाइम में वो बीपी को क्या कर सकता है, कम, दैट इज कॉल्ड एस्मोलोल। वो कौन सा ड्रग है, एस्मोलोल। अब इसके बारे में एक एमसीक्यू याद रखें, दिस इज द ओनली बीटा ब्लॉकर विच इज अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत क्या है, शॉर्ट है, तो ये बहुत कम टाइम में बीपी को क्या करेगी, कम करेगी। और ओटी के अंदर अगर एक पेशेंट है वो सर्जरी के लिए लेटा हुआ है तो उसमें तो हम लॉन्ग एक्टिंग नहीं दे सकते, उसमें हम ऐसा ड्रग देंगे जो बहुत कम टाइम में वो बीपी को क्या कर सके, कम कर सके। देखिए इसमें एस आता है कि नहीं, एस का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड एस्मोलोल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, विच बीटा ब्लॉकर is safe for mild hypertension. HTN stand for hypertension। माइल्ड हाइपरटेंशन की रेंज लेके 160/90, मतलब नॉर्मली याद रखे मिलीमीटर ऑफ मर्करी mmHg। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की सिस्टोलिक 160 से कम है और डायस्टोलिक 90 तक है तो उसको कौन सा हाइपरटेंशन कहेंगे, माइल्ड। क्योंकि हम कहते हैं कि 120/80, लेकिन 140/90 तक हम नॉर्मल लेते हैं। अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 तक है और डायस्टोलिक कितना है, 90, दैट इज कॉल्ड माइल्ड हाइपरटेंशन। माइल्ड हाइपरटेंशन के लिए जो टैबलेट यूज हो जाती है दैट इज कॉल्ड एटिनोलोल। कौन सा ड्रग है, एटिनोलोल, दैट इज वेरी वेरी सेफ। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को दी है और लोग बिल्कुल खुश होते हैं, कहते हैं कि इससे हमारी बीपी कंट्रोल में रहती है। जब भी डॉक्टर ये टैबलेट देती है वो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कमज़ोर मेडिसिन का मतलब ये है कि इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत कम है, ये बॉडी को इतना जोर नहीं देती। इसका मतलब ये हम माइल्ड हाइपरटेंशन में दे दें तो ये बीपी को इतना भी नहीं गिराती कि हाइपोटेंशन हो जाए, लेकिन माइल्ड हाइपरटेंशन को नॉर्मलाइज करती है। इसका अगर किसी ने टैबलेट का नाम लिखना है ज़ेफनोल के नाम से आता है, किसके नाम से, ज़ेफनोल, या एटिनोलोल के नाम से आता है, एटिनोलोल 100 mg, मतलब एटिनोलोल फार्मूला भी है, एटिनोलोल ब्रांड नेम भी है और ज़ेफनोल भी इसका एक नाम है। तो एटिनोलोल इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर माइल्ड हाइपरटेंशन। सुबह सवेरे एक लेनी पड़ती है, चाहे एम्प्टी स्टमक में हो या फुल स्टमक में, एक लेनी पड़ती है और नेक्स्ट 24 आवर के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर एमसीक्यू, विच बीटा ब्लॉकर कॉज डिसलिपिडीमिया, विच बीटा ब्लॉकर can cause dyslipidemia. What is this? Dyslipidemia means abnormal lipid level। HDL को बढ़ाना तो HDL को कम करना और LDL को इंक्रीज। LDL is a bad cholesterol, HDL is a good cholesterol। तो ऐसा बीटा ब्लॉकर बताएं जिसकी प्रोलॉन्ग यूज से लिपिड का लेवल बॉडी में डिस्टर्ब हो सकता है, दैट इज मेटोप्रोलोल। वो कौन सा ड्रग है, मेटोप्रोलोल। तो मेटोप्रोलोल को हम लॉन्ग रन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेटोप्रोलोल का एक प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट है, अगर ये बहुत टाइम के लिए हम यूज करें इट कैन लीड टू डिसलिपिडीमिया, ठीक है, जिससे लिपिड लेवल खराब हो सकता है और ये कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस की रिस्क को भी बढ़ा सकती है। आखिर में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट,
medicine that is used which beta blocker, ये सारे MCQ क्वेश्चन है, which beta blocker is used to reduce intraocular pressure, जिसको हम कहते हैं सिंपली IOP, स्टैंड फॉर इंट्राऑकुलर प्रेशर इन ग्लोकोमा। ग्लोकोमा का नाम सुना है कि नहीं? ये हम ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ेंगे। ग्लोकोमा इज अ आई डिजीज। ये आई का मसला है जिसके अंदर एक्वस ट्यूमर की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज। हमारी आंखों के अंदर कुछ फ्लूइड है कि नहीं? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द आईज नॉर्मली दैट इज कॉल्ड एक्वस ट्यूमर। तो क्या कहते हैं? एक्वस। देखे, एक्वस ट्यूमर इज प्रेजेंट इन द आई। इस एक्वस ट्यूमर का काम क्या है? नंबर वन, इट प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द आई। ये आई को क्या रखती है? लुब्रिकेट, ड्राई होने से बचाती है। नंबर टू, अगर बैक्टीरिया वगैरह आ जाए तो इस फ्लूइड के जरिए वो बाहर निकलती है। इट कैन ड्रेन पैथोजन फ्रॉम द आई। और जो एक्वस ट्यूमर है इट प्रोवाइड शेप टू द आई। ये आई को क्या प्रोवाइड करती है? शेप। और एक्वस ट्यूमर का एक काम ये भी है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दोज स्ट्रक्चर इन द आई व्हिच हैज नो प्राइमरी वेसल। आई के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसके अपने ब्लड वेसलों नहीं होते, उसको कहते हैं एवस्कुलर स्ट्रक्चर। एवस्कुलर स्ट्रक्चर में एक कोर्निया है और एक लेंस है। लेंस और कोर्निया के अपने प्राइमरी वेसलों नहीं होते, तो उसको डिफ्यूजन के जरिए न्यूट्रिशन मिलती है। और वो किससे मिलती है? एक्वस ट्यूमर। दैट इज गुड और नॉट। अब जहाँ पे फ्लूइड होगी तो वहाँ तो उसका एक प्रेशर होगा कि नहीं? तो एक्वस ट्यूमर की वजह से आई के अंदर जो प्रेशर लगता है उसको कहते हैं इंट्राऑकुलर प्रेशर। क्लियर है कि नहीं? इंट्राऑकुलर प्रेशर ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर याद रखे, नॉर्मली 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। So what is the normal aqueous tumor pressure in the eye? That is called 10 to 20 millimeter of mercury. जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ऑप्थेल्मोलॉजी वाले aqueous tumor मालूम करते हैं that is called tonometer. Tonometer is the instrument in ophthalmology department through which we can measure intraocular pressure. तो टोनोमीटर अगर हम आंख के सामने लगाए और उस पे मेजरमेंट होती, अगर वो 18 आ जाए 17 आ जाए दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन अगर कभी कभार एक्वस ट्यूमर की प्रोडक्शन हद से क्या हो जाती है? ज़्यादा, या वो नॉर्मल प्रोड्यूस होती है लेकिन इसका ड्रेनेज क्या हो जाता है? ब्लॉक। देखिए, जहाँ से पानी आती है तो उस पानी को बहाना भी तो चाहिए ना। एक्वस ट्यूमर प्रोड्यूस होगा, इसको जनाब ड्रेन भी होना चाहिए। या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या ड्रेनेज क्या हो जाए? कम हो जाए। तो एक्वस ट्यूमर की जो रिटेंशन है आई के अंदर वो ज़्यादा होगी कि कम? ज़्यादा। जब एक्वस ट्यूमर बहुत, इसमें लोग कहते हैं गाँव के अंदर यार प्लान है कि आंख में पानी हो गया है। क्या हो गया है? पानी। पानी से मुराद है एक्वस ट्यूमर। तो अगर एक्वस ट्यूमर की अब प्रोडक्शन बढ़ जाए या इसकी ड्रेनेज क्या हो जाए? कम, और एक्वस ट्यूमर की वॉल्यूम आंख में बढ़ जाए तो व्हाट विल हैपन टू इंट्राऑकुलर प्रेशर? इंक्रीज। अगर इंट्राऑकुलर प्रेशर 20 से बढ़ जाए ड्यू टू इंक्रीज एक्वस ट्यूमर, दिस ऑकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड ग्लोकोमा। इसको क्या कहते हैं? ग्लोकोमा। तो फिर हम ऐसे ड्रग देंगे, फिर हम ऐसा ड्रग देंगे कि जिससे हम एक्वस ट्यूमर की प्रोडक्शन को क्या करें? कम करें। हमारे आंख के अंदर एक रिसेप्टर होता है दैट इज कॉल्ड बीटा 2। बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द आईज एज वेल। अब हमने दो पढ़े थे, बीटा 2 प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, बीटा 2 प्रेजेंट इन द ब्रोंकस, बीटा 2 प्रेजेंट इन द आई। आईज के अंदर कुछ लिमिट में बीटा 2 होते हैं। अगर हम बीटा 2 को एक्टिवेट करें एक्वस ट्यूमर की प्रोडक्शन क्या हो जाती है? ज़्यादा। लेकिन ग्लोकोमा में पहले से एक्वस ट्यूमर क्या होता है? ज़्यादा या कम? ज़्यादा। तो हमने क्या करना है? कम करना है। तो हम बीटा ब्लॉकर देंगे कि बीटा एक्टिवेटर देंगे? बीटा ब्लॉकर देंगे, लेकिन किसकी शक्ल में? ड्रॉप की शक्ल में, कतरे की शक्ल में। वो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो हम आंख में कतरे की शक्ल में डालते हैं जिससे हम एक्वस ट्यूमर को क्या करें? कम करें, और इससे इंट्राऑकुलर प्रेशर भी क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। द बेस्ट इज कॉल्ड टीमोलोल। वो कौन सा ड्रग है? टीमोलोल है। तो टीमोलोल एक ऐसा बीटा ब्लॉकर है जो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत यूज होता है। और इस ड्रग का काम यह है कि इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या करता है? ये कम करता है। ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। अब लेके साइड इफेक्ट सब बीटा ब्लॉकर की जो साइड इफेक्ट है, नंबर 1, these बीटा ब्लॉकर इन सम पीपल कैन कॉज डेजीनेस। ये क्या कराती है? डेजीनेस। नेक्स्ट है अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया।
पूरे क्लास में ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है? व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया? हाँ एनी हाँ बताए। वेरी गुड। बीटा ब्लॉकर का काम था बीटा वन रिसेप्टर को ब्लॉक करना हार्ट, जिससे हार्ट रेट क्या हो जाता है? कम। अब बीटा ब्लॉकर एक बंदा ले रहा है, उसकी वजह से हार्ट रेट क्या होगा? कम। और उसने बीटा ब्लॉकर यकदम लेना छोड़ दिया, मतलब उसने छोड़ दिया कि मैं नहीं लेता। जब बीटा ब्लॉकर वो यकदम छोड़ जाएगा तो उसका हार्ट रेट जितना कम हुआ है वो सडनली उतना ही यकदम क्या हो जाएगा? शूट हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। इसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर को सडन क्विट करना चाहिए या स्लोली स्लोली क्विट करना चाहिए। अगर कोई बंदा बीटा ब्लॉकर 10 mg ले रहा है तो उसको नेक्स्ट कुछ दिनों के लिए 5 mg लेना पड़ेगा, फिर कुछ दिनों के लिए उसको खत्म करना चाहिए। अगर 10 mg पे उसने अपनी बॉडी को आदी बनाई है, उसने आदत दी है कि मैं 10 mg पे ले रहा हूँ, वो 1 साल से ले रहे, 5 महीनों से ले रहे, और एकदम वो टेबलेट लेना बंद करे, उसकी बॉडी में चेंज आएगी क्या? नहीं। जो हार्ट रेट उसने कम की है उतना यकदम वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया and very important side effect which is asked in the exam but very devastating for the patient. Beta blocker in some people can cause impotence. ये क्या करा सकती है? impotence। उसके सामने ब्रैकेट में लेके sexual dysfunction, ये क्या करा सकती है? sexual dysfunction करा सकती है। Actually in some people beta blocker can cause sexual dysfunction, erectile dysfunction कराती है which increase the risk of infertility। तो क्या करा सकती है? infertility। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हार्ट रेट को कम करने के लिए, पल्पिटेशन को कम करने के लिए एक बंदा ड्रग ले रहा था लॉन्ग रन से, लेकिन बाद में उसको इम्पोर्टेंस हो गया है, दैट मीन द पर्सन वाज टेकिंग विच वन? बीटा ब्लॉकर। ठीक है जी। तो ये जनाब ये जो सारे के सारे सिम्टम है ये सब बीटा ब्लॉकर के लिए एक जैसे है, कॉमन है, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये हर एक के लिए अपने अपने स्पेसिफिक है। ठीक है। तो अब ये बीटा ब्लॉकर के बाद सेकंड लेके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। व्हाट इज मेंट बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से हैं? तो हेडिंग दे दे व्हाट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जी क्या? नेबिवलोल। ओके, नेबिवलोल जो होता है ये मोस्टली बीटा 2 है, लेकिन आल्सो एक्ट ऑन बीटा 1 बट मोस्टली बीटा 2 ब्लॉकर है। दूसरी बात कार्बिडोल एंड लेविडोल, ये भी हमने पढ़ा था कि वो बीटा ब्लॉकर है कि बीटा के साथ साथ अल्फा पे भी काम करते हैं। तो दोज बीटा ब्लॉकर विच एक्ट ऑन द अल्फा एंड बीटा बोथ, एक लेविडोल है और एक कार्बिडोल है। जो नेबिवलोल है ये मोस्टली बीटा 2 है लेकिन वेरी पार्शियली ऑन बीटा 1 है। ठीक है। अब इसमें लेके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सेलेक्टिव है। देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर हम अलग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के साथ भी पढ़ेंगे, वहां से इसकी डिटेल पढ़ेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में याद रखें दीज एजेंट, यहाँ पे देखें अब इसके दो टाइप थे, इट इज डिवाइडेड एंड टू टू टाइप्स एंड टू टाइप्स। हाँ जी, इसके दो टाइप थे, एनीवन कैन लिस्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड डाइहाइड्रोपायरिडीन, डाइहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन। ठीक है, डाइहाइड्रोपायरिडीन एंड नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन। जो डाइहाइड्रोपायरिडीन है इसके अंदर याद रखें ये वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो प्रीडोमिनेंट काम करे ब्लड वेसल पे। कहाँ पे? ब्लड वेसल पे। यहाँ पे लिखे दीज एजेंट predominantly or mainly work in the blood vessel। और समझ गए कह रहे हैं डाइहाइड्रोपिरिडीन वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की फैमिली है जो मेनली कहाँ पे काम करते हैं? ब्लड वेसल्स पे। और ये नॉन डाइहाइड्रोपिरिडीन मेनली हार्ट पे काम करते हैं। कहाँ पे? हार्ट पे। यहाँ पे लिखे दीज एजेंट मेनली एक्ट ऑन द हार्ट। ठीक है,
एक्चुअली चाहे हम हार्ट में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें या वेसल में, उससे हमारा टारगेट ये है कि बीपी को क्या करना है, कम करना है। इसमें आप लोग लिखे एजेंट, इसके अंदर एजेंट कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से ड्रग है जो डाईहाइड्रोपिरिडीन के अंदर आ सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड निफेडिपिन, ठीक है, इसमें जो ड्रग आता है द फर्स्ट इज कॉल्ड निफेडिपिन, ठीक है। नेक्स्ट इज निमोडिपिन, निमोडिपिन, नेक्स्ट इज निकार्डिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन, ये आप लोगों ने बस याद रखा। इसमें 3-4 और भी है, लेकिन डिपिन फैमिली, ठीक है, डिपिन फैमिली जो है ये मेनली कहाँ पे काम करते हैं, ब्लड वेसल में। इस वजह से इसको हम डाईहाइड्रोपिरिडीन, डाईहाइड्रोपिरिडीन ड्रग नहीं है, ये ड्रग की एक फैमिली है। इन सब को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोपिरिडीन कहते हैं। अब इनमें से आप चाहे किसी को भी इनमें से कोई भी ड्रग दे दे, इन ड्रग्स में मेनली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है, कहाँ पे, ब्लड वेसल में, ठीक है। अब इनमें से कुछ एजेंट ऐसी है कि इसमें ब्लड वेसल से बढ़कर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है, कहाँ पे, हार्ट के अंदर। इसमें बेस्ट एग्जांपल है वेरापामिल, कौन सा है, वेरापामिल, ठीक है। तो वेरापामिल इज वेरी वेरी पॉपुलर ड्रग रिगार्डिंग, इसको कहते हैं कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये वो ड्रग है इसमें कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है सेलेक्टिवली, किसके अंदर, हार्ट के अंदर, इसको कहते हैं कार्डियो सेलेक्टिव। और ये नॉन कार्डियो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। इसमें एक और भी अगर आप लोग लिखना चाहें, डेल्टिएजम, कौन सा ड्रग है, डेल्टिएजम, क्लियर है। अब यहाँ पे 2 बातें याद रखें प्लीज, जो मेडिसिन है इट इज नॉट द इजी दैट वी थिंक, इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं। अब वजह क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ये जो वेरापामिल है ये 95% हार्ट में काम करता है, लेकिन 5% इट आल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू एक्ट ऑन ब्लड वेसल। लेकिन डेल्टियाजम जो है ये 80% हार्ट में काम करता है, 20% कहाँ पे करता है, वेसल में। कहने का मतलब ये है, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम किस बेस पे करते हैं कि मेनली ये किस पे काम करते हैं। तो मेनली ये किस पे काम करते हैं, ब्लड वेसल, बट मेनली ये किस पे काम करते हैं, हार्ट। लेकिन प्योरली की बात हम नहीं करते, बात समझ गए कि नहीं। इसका मतलब मिक्सचर ऑफ बोथ है, कुछ हार्ट पे ज्यादा करते, कुछ वेसल पे करते। लेकिन एक ड्रग जो 60-40 या 70-30 ऑलमोस्ट 50-50 काम करते हैं, डी फॉर डुअल एक्शन, डी फॉर डुअल, ये हार्ट पे भी करते या वेसल पे भी करता है। लेकिन ऐसा ड्रग बताए जो प्योरली 95% हार्ट के लिए जाना चाहते हैं, वो क्या है, वेरापामिल। तो वेरापामिल का पहला वर्ड वी है, वी फॉर वेंट्रिकल एक्शन, ये किसके लिए होता है, वेंट्रिकल एक्शन के लिए। अब देखिए हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी हमने कम करनी है जिससे बीपी क्या हो जाए, कम हो जाए। ये कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हमने बीपी क्या करनी है, कम करनी है, तो हमने कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट क्या करना है, कम करनी है, ताकि कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाए। तो कंट्रैक्टिलिटी एट्रिया में होती है कि वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो वेरापामिल इज वी फॉर वेंट्रिकल एक्शन, ये वेंट्रिकल के अंदर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके कंट्रैक्टिलिटी को कम करता है। बात समझ गए कि नहीं। तो एक्चुअली ये जो सारे ड्रग है ये मेनली वेसल में काम करते हैं और ये मेनली हार्ट पे करते हैं। इस चीज के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग फिर कैसे काम करते हैं, यहाँ पे लिखे इनहिबिट कैल्शियम चैनल, इनहिबिट कैल्शियम इन ब्लड वेसल। अगर हम ब्लड वेसल में कैल्शियम चैनल ब्लॉक करें तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी कि वेजो डायलेशन, कैन काज वेजो डायलेशन, क्योंकि कैल्शियम का काम तो कंस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर हम वेसल में कैल्शियम को काम करने ना दें, उसकी चैनल को ब्लॉक करें, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन की बजाय क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन। अब अगर आप आर्टरी को डायलेट करें तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। अगर हम वेन को डायलेट करें तो ब्लड नीचे ग्रेविटी की वजह से जाएगी, तो वीनस रिटर्न क्या हो जाएगी, कम, तो बीपी भी कम हो जाएगी। क्लियर है। इसमें लिखे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOS स्टैंड फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनहिबिट, हाँ जी, कैल्शियम चैनल, चैनल इन मायोकार्डियल सेल, कहाँ पे, मायोकार्डियल सेल। मायोकार्डियल सेल से यहाँ पे मुराद हार्ट की वेंट्रिकल से, ठीक है। मायोकार्डियल सेल, हाँ जी, इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी, डिक्रीज
कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी इससे क्या हो जाएगी, कम, और जब कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी इट विल लीड टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अमाउंट ऑफ द ब्लड इंजेक्टेड बाय द हार्ट इन 1 मिनट वो क्या हो जाएगी, कम, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, बीपी विल बी डिक्रीज। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बीपी को गिराने के लिए हमने हार्ट की एक्टिविटी या कंट्रैक्टिलिटी में भी काम करना है और वेज़ोडाइलेशन पे भी काम करना है। क्लियर है? अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अब लेके व्हाट आर द यूजेस, इसकी यूजेस क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम कहाँ पे दे सकते हैं, यूजेस, नंबर 1, these are the best medicine used for the management of hypertension, HPN stand for hypertension जो हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2, these drugs also used in the treatment of angina, ये किस में दे सकते हैं, एंजाइना के अंदर। एंजाइना के अंदर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट क्या होती है, कम, तो हमने वेज़ोडाइलेशन करके ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करने, कोरोनरी वेसल, ताकि हार्ट पे लोड कम हो और उसकी डिमांड को हम पूरी कर सके, एंजाइना में दे सकते हैं। नंबर 3, लेकिन इस एंजाइना में प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना, याद है कि नहीं, हमने एंजाइना के 3 टाइप्स पढ़े थे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना। प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना की जो काज थी वो वेज़ोस्पाज्म थी, तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके वेज़ो क्या करेंगे, डायलेशन। क्लियर है? एंजाइना के सामने आप लोग मेंशन करें प्रिंसमेंटल वेरिएंट एंजाइना, याद है कि नहीं, ये इसमें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, व्हिच इज एमसीक्यूज ऑफ द डे फॉर मी, नेवर मिस इन द एग्जाम, दिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब अराकनाइड हेमोरेज, ये किस में दे सकते हैं, सब अराकनाइड हेमोरेज, दिस इज द ब्लीडिंग इनसाइड द ब्रेन इन सब अराकनाइड स्पेस। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब अराकनाइड हेमोरेज इज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और यहाँ पे ब्रेन के जो वेसल है वो वीक हो और उसमें वेरी एन्यूरिज्म हो, क्या हो, वेरी एन्यूरिज्म, तो परसिस्टेंट प्रेशर बढ़ने की वजह से, बीपी ज्यादा की वजह से जो वीक वेसल है उसके रप्चर चांसेस हो ज्यादा होंगे, दैट कैन कॉज सब अराकनाइड हेमोरेज। अगर एक बंदा है उसमें हाइपरटेंशन पहले से है और वो सर को दोनों हाथों में पकड़कर इमरजेंसी में लाया गया है, इसको कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक, इसको क्या कहते हैं, थंडर क्लैप। इंसान को ऐसा लगता है जैसे इसकी सर पे थंडर गिरी है, इसका मतलब थंडर क्लैप का मतलब सिविरिटी ऑफ द हेडेक विल बी 10/10, जिसको हम कहते हैं कि द पेशेंट विल होल्ड द हेड बाय 2 हैंड, इसका मतलब यह है कि हेडेक की टेंडेंसी क्या है, सिविरिटी बहुत ज्यादा है, इसको हम कहते हैं वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। पेशेंट कहेगा कि इस तरह की हेडेक जिंदगी में कभी इसने पहले महसूस नहीं किया था, दैट इज मोस्ट लाइकली विच हेमोरेज, सब अराकनाइड। सब अराकनाइड हेमोरेज के अंदर अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्रग ऑफ द चॉइस क्या है, तो आंसर इज निमोडिपिन, क्या देते हैं, निमोडिपिन। निमोडिपिन इज द ड्रग व्हिच इज यूज्ड फॉर द सब अराकनाइड हेमोरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके कुछ रीजन है व्हाई। नंबर 1, निमोडिपिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अब सब अराकनाइड हेमोरेज ये पेरिफेरल ब्लीडिंग है कि सेंट्रल ब्लीडिंग है, ये तो ब्रेन के अंदर है, तो ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होगा, एंड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग टेंडेंसी प्रेजेंट इन व्हिच वन, निमोडिपिन। तो ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं दे सकते, स्पेसिफिक देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफ निमोडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब अगर एक पेशेंट है, ये बात समझने वाली है, अब ब्रेन को जो ब्लड मिलती है वो हार्ट से मिलती है, हार्ट ब्रेन को जो ब्लड देगी वो अगेंस्ट द ग्रेविटी दे रही है, तो अगर हम वेज़ो कंट्रैक्शन ज्यादा करें हार्ट से तो ब्रेन की जो ब्लड फ्लो ज्यादा होगी कि कम, हाँ जी, क्या होगी, कम या ज्यादा, जो कहते हैं कम, रेज योर हेड, एक मिनट, ओके, डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो इन द बॉडी बाय 2 ways, टुवर्ड द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी। कोई भी चीज अगर आप अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जाना चाहते हैं उसके लिए कंट्रैक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो जितना कंट्रैक्शन होगी तो ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू ब्रेन क्या होगी, ज्यादा। तो अगर ब्लड आप ज्यादा देंगे और वहाँ पे ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग भी क्या होगी, ज्यादा। तो सब अराकनाइड हेमोरेज में हमने ब्लीडिंग को कम करने के लिए ब्लड सप्लाई भी थोड़ी सी क्या करनी है, कम करनी है, तो उसके लिए वेज़ो क्या चाहिए, डायलेशन चाहिए, और वो तब होगा जब हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें। तो सेरेब्रल वेज़ोस्पाज्म को सेरेब्रल वेज़ोडाइलेशन में कन्वर्ट करने के लिए द मोस्ट एफिशिएंट ड्रग इज निमोडिपिन। तो निमोडिपिन के नीचे लेके इट कैन प्रिवेंट सेरेब्रल वेज़ोस्पाज्म।
ये सेरेब्रल वेसल या ब्रेन की जो वेसल है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करके वेसो क्या करेगी, डायलेशन कराएगी। और जब वेसल डायलेट होगा तो उससे ब्लीडिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे लेके इसके नीचे लेके इट प्रिवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट सेरेब्रल वेसोस्पाज्म। एनालिसिस स्टेप 1 जो 2 दिन पहले का एग्जाम हुआ है और ग्रुप में वो क्वेश्चन शेयर की गई है, उनमें से मुझे नंबर याद नहीं है, उन्होंने उसमें ये लिखा है ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर सब अरेक्नोइड हेमोरेज, आंसर वाज निमोडिपिन। क्लियर है? इसका वजह ये है कि सेरेब्रल वेसोस्पाज्म को कम करके ब्लीडिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके। नोज ब्लीडिंग जो होती है हाइपरटेंशन के अंदर, वो भी हाई प्रेशर की वजह से, उसके लिए हम निमोडिपिन नहीं देते, हम सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव कैप्टोन टैबलेट रखते हैं ताकि बीपी क्या करे, कम करे। अब बीपी कम करने की वजह से ब्लीडिंग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हम थंब और इंडेक्स फिंगर के जरिए टिप ऑफ द नोज को पकड़ते हैं और यहाँ को जोर देते हैं। यहाँ पे जब हम जोर देंगे तो यहाँ की लोकल वेसो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन, एंड दैट कैन स्टॉप ब्लीडिंग विद इन मिनट। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रोटर मेथड। क्या कहते हैं? ट्रोटर मेथड। ईएनटी, ये ईएनटी में होता है, ठीक है ना, ट्रोटर मेथड। ये समझ गए कि नहीं? तो हाइपरटेंशन, एंजाइना, सब अरेक्नोइड हेमोरेज। अब लेके साइड इफेक्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट है वो क्या है? हाँ, एक और यूज भी लेके 4th नंबर अगर लिखना चाहे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमियाज। हम किस में दे सकते हैं? एरिथमियाज में। एरिथमियाज के अंदर जो हार्ट की रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, टेकी एरिथमियाज, इसमें हार्ट रेट 100 की बजाय 300-400 पे चली जाती है। तो हमने एरिथमिया के अंदर पाल्पिटेशन को कम करने के लिए हार्ट कंडक्टिविटी क्या करनी है, कम, तो उसमें भी हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट के साइड इफेक्ट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन काज ब्रेडिकार्डिया। ये क्या करा सकती है? ब्रेडिकार्डिया। मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कंडक्टिविटी को कम करेगी और इससे हार्ट रेट भी क्या हो सकती है, कम। बहुत ज्यादा देंगे तो उससे हार्ट रेट बहुत कम होगा, फिर इसका ब्रेडिकार्डिया। कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट ये कम करती है कि ज्यादा, कम। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत ज्यादा यूज करें तो हार्ट कंडक्टिविटी मजीद क्या हो जाएगी, कम। जब बहुत ज्यादा कम हो जाएगी तो कार्डियक आउटपुट भी कम और बीपी भी क्या हो जाएगी, कम, तो हाइपोटेंशन करा सकती है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन काज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इट कैन काज पेरिफेरल एडीमा। ये क्या करा सकती है? पेरिफेरल एडीमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करा सकती है फ्लशिंग। ठीक है, फ्लशिंग एंड डेजीनेस। क्या करा सकती है? डेजीनेस। एग्जाम में यही आता है कि ऐसा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन व्हिच कैन काज पेरिफेरल एडीमा, फ्लशिंग विद डेजीनेस, थिंक अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब वजह क्या है? देखें, आपने किसी को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया तो उसने वेसल पे वेसो क्या करना है, डायलेशन। तो जब वेसो डायलेशन होगी तो एंडोथेलियल सेल के दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी कि कम? बढ़ जाएगी। तो वहां से फ्लूइड लीकिंग के चांसेस ज्यादा, और ज्यादा फ्लूइड वहां पे लीक होते हैं जो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है। तो लोअर लिम्ब के अंदर स्वेलिंग होगी क्या? नहीं। एंड दिस स्वेलिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेसल बिकॉज ऑफ वेसो डायलेशन, एंड दैट कैन कॉज पेरिफेरल एडीमा। पेरिफेरल एडीमा से मुराद लोअर लिम्ब एडीमा है। कहाँ की? लोअर लिम्ब। तो ऐसा ड्रग जिससे लोअर लिम्ब की स्वेलिंग हो रही हो तो मे बी इट मे बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फिर ये फेस के अंदर वेसो क्या करेगी? डायलेशन। तो फेस के अंदर वेसो डायलेशन की वजह से वहां की लोकल ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से फेशियल फ्लशिंग होता है, और ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन क्या होगी? कम, तो उसकी वजह से डिजीनेस होता है। तो डिजीनेस, फेशियल फ्लशिंग एंड पेरिफेरल एडीमा, these all are seen because of vasodilation। लेकिन ये किस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ ज्यादा होगी? डाइहाइड्रोपिरिडीन या नॉन डाइहाइड्रो? ये डाइहाइड्रोपिरिडीन के साथ होती है, जो मेनली किस पे काम करते हैं? ब्लड वेसल पे काम करते हैं। ये सिक्योर आता है। तो अगर एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर दिस थिंग, उसमें वेरापामिल भी है और नेपेडिपिन भी है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है? नेपेडिपिन लिखना है। उन ड्रग्स को मेंशन करना है जो प्रीडोमिनेंटली किस पे काम करें? ब्लड वेसल पे काम करें। ये बात समझ गए कि नहीं? तो फॉर मी दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए कंट्रा इंडिकेशन, कि हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसमें नहीं दे सकते। कंट्रा इंडिकेशन क्या है? व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशन? एनीवन इन द क्लास? कंट्रा इंडिकेशन में नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस एलर्जी। अगर एक पेशेंट है उसको प्रीवियस एलर्जी है किसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की वजह से, तो हम दोबारा रिपीट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से एलर्जी हो
हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 2 लेके हार्ट फेलियर में नहीं दे सकते। किस में नहीं दे सकते? हार्ट फेलियर। अब यहाँ पे हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? हार्ट फेलियर इज अ कंडीशन जिसमें हार्ट इतना ब्लड पंप ना करे जिसपे बॉडी की डिमांड को पूरी कर सके, उसको क्या कहते हैं? हार्ट फेलियर कहते हैं। हार्ट फेलियर में हमें कंट्रैक्टिलिटी बढ़ानी है कि कम करनी है? बढ़ानी है, ताकि कार्डिक आउटपुट बढ़े, डिमांड पूरा हो जाए। लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हार्ट कंट्रैक्टिलिटी को क्या करता है? कम। तो हार्ट फेलियर में पहले से हार्ट फेल है तो कंट्रैक्ट और ये मजीद कम करेगी तो कंडीशन खराब होगी कि नहीं? तो हार्ट फेलियर में ये हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट देखिए एडिमेटस कंडीशन। जिन पेशेंट में पहले से एडिमा हो उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि अगेन दिस ड्रग कैन कॉज पेरिफेरल एडिमा। तो इन ड्रग का काम भी तो वेज़ोडायलेशन है और ये वेज़ोडायलेशन करके एडिमा की चांसेस को बढ़ा सकती है। तो जिन लोगों में अनकार्डिक प्रेशर कम हो, एल्ब्यूमिन की कम हो और वो एडिमेटस कंडीशन के शिकार हो, तो उनमें हम फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रिपीट नहीं करते। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये तो सारे के सारे मेन पॉइंट है कैल्शियम चैनल। इन सब में अगर एग्जाम में आ सकता है 3 बातें हैं। कौन कौन सी? विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज फॉर सब अरेक्नोइड हेमोरेज? आंसर इज निमोडिपिन। एक क्वेश्चन स्टूडेंट वो है जो क्लास के एंड में वो बात है पॉकेट में रखे जो इसको एग्जाम में आते हैं, यही चीजें बताने लगाओ। विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेक्नोइड हेमोरेज? आंसर विल बी निमोडिपिन। वो क्या है? निमोडिपिन। नेक्स्ट एमसीक्यू ये आता है कि वो कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फ्लशिंग, पेरिफेरल एडिमा या डिजीनेस कराता है? डाइहाइड्रोपिरिडिन, डेफिन वाले। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्योरली एक्ट ऑन वेंट्रिकल वेरापामिल। वो क्या है? वेरापामिल है। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये हम किस कार्डियक कंडीशन के अंदर नहीं दे सकते? आंसर इज हार्ट फेलियर। ये किस में दे सकते हैं? हार्ट फेलियर। तो हमने ABCD मेंशन किया था पहले, उनमें से A का मतलब ACE इनहिबिटर एंड ARB, B का मतलब था बीटा ब्लॉकर, C का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और D का मतलब डाययूरेटिक। लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में इधर नहीं लिखा है, वो हम रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। क्योंकि डाययूरेटिक ऑल वर्क ऑन नेफ्रॉन, ये किस पे काम कर दे? नेफ्रॉन पे। और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी आनी चाहिए। तो डाययूरेटिक इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, बट इंशाल्लाह वी विल कवर दैट इन रीनल सिस्टम। ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना आप लोगों को बताता चलूं, जो डाययूरेटिक्स है इसका काम ये है कि दीज आर दोज ड्रग्स व्हिच फ्लश एक्सेस फ्लूइड आउट ऑफ द बॉडी। और जब फ्लूइड बाहर जाएगी तो सोडियम को भी ड्रेग करेगी। तो फ्लूइड और सोडियम बाहर निकलने से बीपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इधर देखिए फॉर एग्जांपल दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, दिस कॉल्ड PCT। फिर यहाँ पे ये थिन हो गया क्या? थिन डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है। फिर यहाँ से लेके थिक असेंडिंग लिम्ब, ये क्या है? थिक असेंडिंग। फिर DCT, फिर कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और इस तरह यूरिन बनती है। क्लियर है? ये हम किडनी में पढ़ेंगे। यहाँ पे एफेरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं, याद है? एफेरेंट आर्टीरियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलाई और यहाँ पे इफेरेंट आर्टीरियोल्स होते हैं। इस तरह एक सिंपल स्केच है। दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज बोमेन कैप्सूल एंड दिस होल इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। ये थिन डिसेंडिंग लिम्ब है और ये थिक असेंडिंग लिम्ब है। दिस इज DCT, collecting duct and collecting tubule। ठीक है। collecting duct and collecting tubule। और यहाँ पे फिर renal pelvis होता है। ऐसा डाययूरेटिक जो किस पार्ट पे काम करे? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसका नाम है लूप डाययूरेटिक। तो क्या कहते हैं? लूप डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक को यह नाम इसलिए दिया है कि दे मेनली एक्ट ऑन द लूप ऑफ हेनले। लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब में असेंडिंग लिम्ब, ये हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इस पे 1 घंटा लेक्चर है। इसका बेस्ट जो ड्रग है दैट इज फ्रूसिमाइड। वो क्या है? फ्रूसिमाइड लेजिक्स के नाम से आता है और एक इसमें आता है ईथाक्रेनिक एसिड। कौन सा? ईथाक्रेनिक, वी विल डिस्कस इट। और एक आते आइब्यूटालाइड। ठीक है ना? अब इधर देखें, फिर ऐसा ड्रग आप देखें लूप डाययूरेटिक एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले। फिर ऐसा ड्रग जो एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकाले लेकिन किस पे काम करे? DCT, यहाँ पे काम करे, दैट इज थायाजाइड डाययूरेटिक। वो कौन सा होता है? थायाजाइड डाययूरेटिक। थायाजाइड डाययूरेटिक का बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ठीक है। जो हम लोसार्टन के साथ इकट्ठा करके को एजिडेट टेबलेट बनाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो द ड्रग
which act on the loop of Henle is called loop diuretic. The drug which act on DCT is called thiazide diuretic. Clear है? फिर ऐसा ड्रग जो कलेक्टिंग किस पे काम करे, डक्ट पे, इसको कहते हैं K+ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। उसका नाम क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक स्पाइरुनोलेक्टोन। इसके अंदर क्या आता है? स्पाइरुनोलेक्टोन। ये एल्डोस्टेरोन को अपोजिट बनाता है। क्लियर है? और ऐसा ड्रग जो किधर काम करे, दवा PCT में, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेटिक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेट। ये मैं आप लोगों को 1 by 1 इंशाल्लाह समझाऊंगा भी, और इसकी ट्रिक हम पढ़ेंगे। लेकिन इन सब को अब अगर आपको मैंने लूप डायूरेटिक पढ़ाने हैं तो उसके लिए हमें लूप ऑफ हेनले की फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। DCT की फिजियोलॉजी आएगी तो थायराइड डायूरेटिक, लेकिन इसकी फिजियोलॉजी और ये सारा कंसेप्ट हम कहाँ पे पढ़ेंगे? रीनल सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यह वहाँ पे स्पेसिफिक है। और ऐसा डायूरेटिक जो किडनी पे काम नहीं करता लेकिन वो भी एक्सेस फ्लूइड को बाहर क्या कर सकता है? निकाल सकता है, उसका नाम है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। उसको क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक। और ऑस्मोटिक डायूरेटिक का जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज नोन एज मैनिटोल। इसमें कौन सा ड्रग आता है? इसमें जो ड्रग आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर, उस ड्रग का नाम है एसीटाजोलामाइड। उस ड्रग का नाम क्या है? ये नाम सुना है कि नहीं? एसीटाजोलामाइड। और उसमें कौन सा ड्रग आता है? मैनिटोल आता है। क्लियर है? मैं सिर्फ आप लोग को ये समझा रहा हूँ डायूरेटिक्स आर दोज ड्रग्स which increase urine volume by excreting excess fluid out of the body। जो फ्लूइड हम बॉडी से बाहर निकालें तो किसका हिस्सा बनेगा? यूरिन। तो डायूरेटिक लेने के बाद आपने पेशेंट को बताना है कि आप इस ड्रग के साथ यूरिन जो है ना ज्यादा करेंगे, दैट इज नॉर्मल। ऐसा ना हो कि वो 1 घंटे में 3 दफा यूरिन के लिए जाए और कल को वो आए यार ड्रग ने मुझसे साइड इफेक्ट कराया। डायूरेटिक जितने भी है उससे यूरिन की जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात समझ गए कि नहीं? हम यही चाहते हैं कि हम एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से क्या कर सके? फ्लश आउट कर सके। किसके जरिए? यूरिन के जरिए। डायूरेटिक्स के 5 टाइप थे। कितने? 5। फर्स्ट इज कॉल्ड लूप डायूरेटिक, सेकंड इज कॉल्ड थायराइड डायूरेटिक, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डायूरेटिक एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये 5 ट्रेनर याद रखें। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट डायूरेटिक लूप डायूरेटिक है। कौन सा है? लूप डायूरेटिक। लेकिन पाकिस्तान में सबसे कॉमन जो यूज होता है वो थायराइड डायूरेटिक है। तो मतलब यह है कि अगर एक पेशेंट है वो बीपी का मरीज है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, लेकिन 20 साल से 10 साल से उसको पता है कि मेरी बीपी क्या होती है? हाई, लेकिन वो अपना काम काज कर रहे हैं, उसको बीपी कंट्रोल के लिए जो ड्रग लेना पड़ता है वो क्या है? थायराइड है। लेकिन जिस बंदे का बीपी 160 तक ज्यादा था, एकदम बैठे बैठाए उसका 200 पे चला जाए। कहाँ पे? 200। हमने ऐसा ड्रग देना है कि जल्दी काम करे, स्ट्रांग करे और बीपी को बहुत कम ले आए, तो फिर क्या देंगे? लूप डायूरेटिक। फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हम कौन सा ड्रग देंगे? लूप डायूरेटिक। बट फॉर हाइपरटेंसिव कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मीन कि बीपी का ऑलरेडी हाई है और वो कई सालों से हाई है, उसको सिर्फ कंट्रोल पे रखना किसका काम है? थायराइड डायूरेटिक का काम है। क्लियर है? तो लूप डायूरेटिक ओपीडी केसेस में हम यूज नहीं करते, इट इज जस्ट फॉर इमरजेंसी केसेस। किसके लिए? इमरजेंसी। एक बंदा है उसका दिल दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर से जिसका बैक प्रेशर लंग्स पे आ गया। किसमें? लंग्स। पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा कि नहीं? तो पल्मोनरी एडीमा में एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन कहाँ पे होगी? लंग्स में। अब लंग्स पे हम चांस नहीं ले सकते, लंग्स पे हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इंसान पता है अगर इसकी सांस बंद की जाए, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, उसका मतलब है रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या? रेजिडुअल। कि अगर आप किसी की सांस बंद भी करें तो अल्लाह ने फेफड़ों के अंदर जितना एयर रखा है उसका नाम क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको एयर ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये वो एयर है जो जिंदगी दे सकती है अगर आपको बाहर से ऑक्सीजन ना भी मिले तो। लेकिन कितने टाइम के लिए? 2 से 3 मिनट के लिए। कितने टाइम के लिए? 2 से 3। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी की सांस रुकवाए और 2 से 3 मिनट कंसिस्टेंटली उसको एयर ना मिले तो बंदा क्या हो सकता है? मर सकता है, डाई हो सकता है। क्योंकि अगर आप उसको सांस लेना बंद करें तो जस्ट 2 to 3 मिनट के लिए वो जिंदा रह सकता है, बिकॉज ऑफ विच वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब क्वेश्चन ये है कि लंग्स अगर पानी से भर गए तो ये एयर एक्सचेंज को अफेक्ट करेगी क्या? नहीं। तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। हम ऐसा ड्रग देंगे कि कम टाइम में फ्लूइड को क्या करें? निकाले। तो स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक्स देंगे कि वीकर? इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी एडीमा इज ऑलवेज
लूप डायूरेटिक, वो लूप डायूरेटिक होते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीथियोमाइड, लेजिक्स होता है। कहने का मतलब जहाँ पे हमें रिस्क नहीं लेनी, जहाँ पे हमने एकदम बीपी को कम करना है, तो हम स्ट्रॉन्गेस्ट डायूरेटिक देंगे, विच इज कॉल्ड ऑफ लूप डायूरेटिक। लेकिन अगर एक बंदा स्टेबल है लेकिन इसका बीपी कई सालों से बढ़ के आ रही है, तो हम कौन सा ड्रग दे सकते हैं, थायराइड डायूरेटिक दे सकते हैं। ठीक है, इन सब पे हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन विद डिटेल, लेकिन इन अपकमिंग टाइम। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, और विद इन 2 to 3 डेज ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाइंड अप कर देंगे। ठीक है जी, ओके, सी यू इंशाल्लाह टुमारो 9:50। क्लिनिकल वाले ब्रेक करेगा वक्त।